सभी सुनने वालों का आज के इस गहन विश्लेषण में यानी इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और आज की चर्चा काफी दिलचस्प होने वाली है। हाँ, देखिए, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सुनने में शायद किसी कॉर्पोरेट बोर्डरूम की किसी बहुत ही बोरिंग मीटिंग के एजेंडा जैसा लगे, जिसे कहते हैं द रिस्क मैट्रिक्स। हाँ, नाम से तो थोड़ा ड्राई लगता है। वही तो। लेकिन हमारे सामने जो दस्तावेज और शोध हैं, विशेष रूप से आज की चर्चा का जो हमारा आधार है, एक सोर्स जिसका शीर्षक है नेविगेटिंग अनसर्टेनिटी द आर्किटेक्चर ऑफ द रिस्क मैट्रिक्स, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयान कर रहे हैं। सही कहा। इस डॉक्यूमेंट में काफी गहराई है। तो आज का हमारा जो मिशन है वो ये समझना है कि तेजी से बदलते, उथल-पुथल से भरे इस कारोबारी माहौल में संस्थाएं अपने अलग-अलग जोखिमों, मतलब कि ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, स्ट्रैटेजिक और कंप्लायंस रिस्क्स का प्रबंधन आखिर करती कैसे हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ कागजों पर बनाए जाने वाले चार्ट्स तक सीमित नहीं है। ये एक तरह से इस बात का ब्लूप्रिंट है कि कोई कंपनी किसी बड़े संकट से बचकर निकल जाएगी या फिर हमेशा के लिए डूब जाएगी। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ इसके लिए। देखिए, जब हम अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता की बात करते हैं तो ये तो तय है कि रिस्क हर जगह है। लेकिन इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि इस पूरी अव्यवस्था के बीच हमें आखिर एक इतने कड़े और व्यवस्थित ढांचे की आवश्यकता क्यों है। ये सवाल इस पूरी चर्चा की सबसे अच्छी शुरुआत है, मैं कहूँगी। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है वो ये है कि रिस्क मैट्रिक्स केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा या मैनेजमेंट की किताबों में छपा कोई थ्योरी नहीं है। मतलब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये निर्णय लेने की एक बेहद व्यावहारिक, ठोस और मैं तो कहूँगी कि जीवन रक्षक प्रक्रिया है। अगर हम आज के बाजार के हालात देखें, जो कि काफी अनप्रेडिक्टेबल हैं। हाँ, तो संस्थाओं को सिर्फ किसी एक दिशा से खतरों का सामना नहीं करना पड़ता। एक ही समय पर आपकी सप्लाई चेन टूट सकती है, सही बात है। कोई नया सरकारी नियम आ सकता है, शेयर बाजार गिर सकता है, या फिर सबसे बड़ा डर, कंपनी के सर्वर पर साइबर हमला हो सकता है। ये सब एक साथ भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली, ये सब एक साथ हो सकता है। तो इन सभी अलग अलग तरह के जोखिमों को प्रभावी ढंग से पहचानने, उन्हें तोलने और उनका प्रबंधन करने की जो क्षमता है, वही किसी भी संस्था के स्थायी विकास की नींव होती है। तो एक तरह से ये मैट्रिक्स अंधेरे में तीर चलाने से रोकती है। सही पकड़ा। रिस्क मैट्रिक्स प्रबंधन को अंधेरे में तीर चलाने से रोकती है और एक बहुत ही स्पष्ट दिशा देती है कि संकट के समय में सबसे पहले आखिर किस समस्या पर वार करना है। अब अगर हम इस रिस्क मैट्रिक्स की बनावट को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये अनिवार्य रूप से एक विजुअल टूल है। मतलब इसे एक ग्रिड या चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है। हाँ, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। वही, मतलब ये कोई ऐसी बहुत जटिल मैथमेटिक्स नहीं है जिसे सॉल्व करने के लिए आपको सुपर कंप्यूटर चाहिए हो, बल्कि ये बड़े, डरावने और कॉम्प्लेक्स डेटा को बहुत ही सरल और विजुअल रूप में हमारे सामने रखता है। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन किसी भी ग्रिड की तरह इसके भी कुछ पैमाने होते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर मुख्य रूप से दो आयाम या कहें कि दो एक्सेस होते हैं जो हर रिस्क को मापने का एक बेंचमार्क तय करते हैं। तो क्या हम उन दोनों पैमानों को थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ये दो आयाम ही इस पूरे ढांचे की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। पहला महत्वपूर्ण आयाम है संभावना, जिसे कॉर्पोरेट भाषा में हम लाइक्लीहुड कहते हैं। लाइक्लीहुड यानी उसके होने के चांस। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि किसी विशेष जोखिम वाली घटना के असल में घटित होने के कितने अवसर या चांसेस हैं। मतलब क्या ये कोई ऐसी चीज है जो रोजमर्रा के काम में लगभग हर दिन हो सकती है। जैसे कि किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे का कुछ सेकंड के लिए स्लो हो जाना। सही उदाहरण है, ये काफी आम बात है। या फिर क्या ये कोई ऐसी घटना है जो शायद दशकों में एक बार हो, जैसे कि कोई ग्लोबल पैंडेमिक। हाँ, पिछले कुछ सालों में हमने वो भी देख लिया। बिल्कुल देखा है। तो ये तो हो गई उस रिस्क के होने की संभावना या लाइक्लीहुड। अब दूसरा प्रमुख आयाम है प्रभाव, यानी इम्पैक्ट या सिवेरिटी। मतलब नुकसान कितना होगा। सही कहा। इसका मतलब ये है कि अगर वो रिस्क वाली घटना सचमुच घट जाती है,
रियलिटी बन जाती है तो उसके परिणाम कितने गंभीर होंगे। समझ गया। क्या इससे केवल कुछ घंटों का काम रुकेगा और थोड़ी असुविधा होगी, या फिर इससे संस्था को करोड़ों का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और उसकी साख, उसकी रेपुटेशन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो इसका मतलब है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्या ये होगा और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अगर ये हुआ तो आखिर कितनी तबाही मचाएगा। एकदम आसान शब्दों में आपने समझा दिया। लेकिन असल दुनिया में हर चीज इतनी ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती ना। मेरा सवाल ये है कि एक कंपनी इन दोनों पैमानों को मिलाकर ये तय कैसे करती है कि पहले किस मुसीबत से निपटना है, क्योंकि अलग अलग देखने पर तो दोनों ही चीजें डरावनी लग सकती हैं। और यहीं पर ये मैट्रिक्स अपना असली जादू दिखाता है। केवल एक आयाम को देखना, चाहे वो लाइक्लीहुड हो या इम्पैक्ट, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। दोनों को साथ देखना पड़ता है। हाँ, इन दोनों कारकों का जो इंटरसेक्शन होता है, यानी जहां ये दोनों लाइनें इस ग्रिड पर एक दूसरे को काटती हैं, वही उस खतरे का ओवरऑल रिस्क लेवल या समग्र जोखिम स्तर तय करता है। कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? मान लीजिए कोई घटना बहुत गंभीर है, जैसे कि धरती पर किसी उल्कापिंड या एस्ट्रॉइड का गिरना। ओह, तब तो सब खत्म ही हो जाएगा। वही, उसका इम्पैक्ट पूरी तरह से विनाशकारी है, लेकिन उसकी संभावना, उसका लाइक्लीहुड ना के बराबर है। दूसरी ओर ऑफिस के प्रिंटर का खराब होना। ये तो रोज की बात लगती है। बिल्कुल, इसकी संभावना बहुत अधिक है, लेकिन संस्था पर इसका प्रभाव ना के बराबर है। तो जब हम किसी खतरे की संभावना और उसके प्रभाव को ग्रिड पर एक साथ प्लॉट करते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। हाँ, प्रबंधन को एक ही पल में ये तस्वीर साफ हो जाती है कि किन समस्याओं के लिए तुरंत अपनी पूरी फौज खड़ी करनी है और किन समस्याओं को बस एक डायरी में नोट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ बात वाकई बहुत बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये मैट्रिक्स सभी जोखिमों को एक ही पलदे नहीं तौलता। हमारे सामने जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि ये ग्रिड जोखिमों को 4 मुख्य श्रेणियों या लेवल्स में बांट देता है। 4 लेवल्स, हाँ। और ये 4 लेवल रिस्क मैनेजमेंट को एकदम ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। अगर हम सबसे निचले लेवल से शुरू करें तो पहला है निम्न जोखिम या लो रिस्क। लो रिस्क, सही। इस श्रेणी में वो जोखिम आते हैं जिनका इम्पैक्ट न्यूनतम होता है और घटित होने की संभावना भी बहुत कम होती है। सही कहा आपने। और क्योंकि इनका इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड दोनों बहुत कम है, इसलिए संस्थानों को इन पर अपनी बहुत ज्यादा ऊर्जा या अपना बजट खर्च करने की जरूरत नहीं होती। तो इसके लिए क्या करते हैं फिर? लो रिस्क के लिए केवल बुनियादी निगरानी और रूटीन कंट्रोल की आवश्यकता होती है। ये कुछ ऐसा है जैसे ये सुनिश्चित करना कि ऑफिस की छोटी मोटी स्टेशनरी खत्म तो नहीं हो रही है, या जैसे रात को दफ्तर के दरवाजे ठीक से लॉक किए गए हैं या नहीं। एग्जैक्टली। इसके लिए कोई स्पेशल टास्क फोर्स या कमेटी बनाने की जरूरत थोड़ी होती है, बस एक रूटीन चेक काफी होता है। लेकिन एक सेकंड, यहाँ एक चीज और दिमाग में आती है। क्या ये लो रिस्क वाली कैटेगरी एक तरह का ट्रैप या भ्रम नहीं बन सकती? ट्रैप? किस तरह से? मेरा मतलब है, अगर कोई चीज लो रिस्क टैग के साथ आती है तो क्या मैनेजमेंट उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता? और क्या पता कहीं छोटे छोटे लो रिस्क लंबे समय तक अनदेखे रहने के बाद मिलकर अचानक से कोई बहुत बड़ा संकट पैदा कर दें? ये काफी लॉजिकल सवाल पूछा आपने। और ये सच भी है कि कई छोटे खतरे मिलकर एक बड़ा रूप ले सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है? संस्था के पास रिसोर्सेज यानी समय, पैसा और लोग हमेशा सीमित होते हैं। अगर लीडरशिप अपना 80% समय उन रिस्क्स को हैंडल करने में लगा देगी जिनका असर बहुत कम है, तो बड़े खतरों के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। बिल्कुल, वो असली संकट के समय खाली हाथ खड़े होंगे। इसलिए लो रिस्क को नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसे सिस्टम के ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया जाता है। ओह, ऑटो पायलट मोड। हाँ, उसे रूटीन का हिस्सा बना दिया जाता है ताकि उस पर डेली अलग से दिमाग न खपाना पड़े। समझ गया। ये रिसोर्सेज के सही उपयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब इसके बाद जो दूसरा लेवल आता है वो है मध्यम जोखिम या मॉडरेट रिस्क। मॉडरेट रिस्क, हाँ। इस कैटेगरी में वो खतरे शामिल हैं जिनका प्रभाव मैनेजेबल होता है और उनके होने की संभावना भी रीजनेबल होती है। मतलब ये हो सकते हैं और इनसे थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कंपनी डूबेगी नहीं। वही इतना बड़ा नहीं है कि दिवाला निकल जाए। इन डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है कि ऐसे रिस्क्स के कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस यानी निवारक कार्यवाही और समय समय पर समीक्षा की जरूरत होती है। हाँ, इस मामले में मैनेजमेंट को थोड़ी अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। संस्थाएं केवल बेसिक मॉनिटरिंग पर निर्भर नहीं रह सकती।
यहाँ उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो प्रिवेंटिव सिस्टम्स लागू किए गए हैं वो सच में काम कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि टेक इंडस्ट्री का अगर हम एग्जांपल लें। जैसे मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर में कोई छोटा सा बग है, ये एक मॉडरेट रिस्क है, इसके लिए टाइम टू टाइम ऑडिट करना जरूरी है ताकि वो बग बड़ा इशू ना बन जाए। वही समय समय पर इसकी समीक्षा करना ये तय करता है कि कहीं ये मॉडरेट रिस्क बिना किसी के ध्यान दिए बढ़कर हाई रिस्क में तो नहीं बदल रहा। एक तरह से बैलेंस बनाए रखना है। सही कहा, ये बैलेंस बनाने वाला काम है जहां आप खतरे को बढ़ने से पहले ही उसकी एक सीमा तय कर देते हैं। और अगर वो सीमा पर हो जाए तब तो हम उस जोन में एंटर कर जाते हैं जहां डेंजर सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। मेरा मतलब है उच्च जोखिम या हाई रिस्क। हाँ, हाई रिस्क जोन। हाई रिस्क सिनेरियोज में पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं और उनके घटित होने की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। ये वो जगह है जहां हालात सच में गंभीर हो जाते हैं और इसी के लिए एक्टिव मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। वही मैं कहने वाला था। ये एक्टिव मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज या सक्रिय न्यूनीकरण रणनीतियां, ये शब्द सुनने में काफी भारी और किताबी लगते हैं। अगर हम इसे किसी ऐसी कंपनी के नजरिए से समझें जो इन टेक्निकल शब्दों में नहीं उलझना चाहती, तो ग्राउंड लेवल पर इसका मतलब क्या निकलता है? आसान भाषा में कहें तो ये आग लगने का इंतजार करके फायर ब्रिगेड बुलाने जैसा नहीं है। तो कैसा है? ये बिल्डिंग में पहले से ही स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने जैसा है ताकि आग भड़क ही ना सके। एक्टिव मिटिगेशन का सीधा सा अर्थ है कि आप केवल बैठकर रिस्क के होने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि काश ऐसा ना हो, बल्कि आप पहले से तैयार हैं। बल्कि आप जानबूझकर आज ही ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इस रिस्क के इम्पैक्ट को कम कर सकें। जैसे सप्लाई चेन में अक्सर होता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी को पता है कि उनके मुख्य सप्लायर के देश में राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, जो कि एक हाई रिस्क है, तो वो क्या करेंगे? तो वो तुरंत दूसरे देशों में नए सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना शुरू कर देंगे। हाई रिस्क वाले एरियाज में कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जरा सी भी चूक संस्था को एक ऐसा झटका दे सकती है जिससे उभरने में सालों लग जाएं। इसका मतलब यहाँ टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता होगा। एकदम सही। इस लेवल पर मैनेजमेंट का डायरेक्ट फोकस और कंपनी का एक बड़ा बजट अलॉट किया जाना चाहिए। और अंत में जो चौथा और सबसे डरावना लेवल है वो है अत्यंत गंभीर जोखिम, जैसे हम क्रिटिकल रिस्क कहते हैं। द रेड जोन। हाँ, द रेड जोन। इस श्रेणी में आने वाले जोखिमों का प्रभाव अत्यंत गंभीर बल्कि विनाशकारी होता है और उनके घटित होने की संभावना भी काफी हाई होती है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यह स्पष्ट है कि भारी बाधाओं, भारी फाइनेंशियल नुकसान या संस्था की रेपुटेशन को होने वाले अपुरानी नुकसान से बचने के लिए यहाँ इमीडिएट एक्शन यानी तत्काल कार्यवाही अनिवार्य है। यहाँ मतलब बैठकर मीटिंग करने का टाइम नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब कोई रिस्क इस क्रिटिकल कैटेगरी में आता है तो कंपनी के सीईओ से लेकर जमीनी स्तर के कर्मचारियों तक सभी का पहला लक्ष्य बस उस रिस्क को बेअसर करना होता है। सब कुछ छोड़कर पहले इस पर फोकस करो। हाँ, और देखिए, इस 4 लेवल वाले क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये संस्थानों को ये सोचने की उस आम गलती से बचाता है कि सभी रिस्क एक बराबर हैं, जो कि अक्सर लोग सोचते हैं। अक्सर यही होता है कि बिना किसी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क के लीडर्स हर छोटी बड़ी समस्या पर पैनिक करने लगते हैं और बराबर टाइम बर्बाद करते हैं, जबकि टाइम की सबसे ज्यादा कीमत है। रिस्क मैट्रिक्स ऐसा होने से रोकती है। आप अपने सबसे बेहतरीन दिमाग, अपनी टॉप लीडरशिप और सबसे अधिक बजट को केवल उन क्रिटिकल रिस्क्स को तुरंत हल करने में लगाते हैं। ये क्लासिफिकेशन सच में किसी भी लीडर के लिए कंपास की तरह काम करता है। अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले चलता है। ये देखना भी बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसकी रीच काफी बड़ी है। वही इन डॉक्यूमेंट्स में जो बात मुझे सबसे अधिक हैरान करती है वो ये है कि ये फ्रेमवर्क कितना फ्लेक्सिबल है। ऐसा लगता है जैसे ये किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए नहीं बना है। सही कहा, ये यूनिवर्सल है। इसे छोटी स्टार्टअप कंपनियों से लेकर विशाल मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस तक सभी अपनी जरूरतों के अनुसार ढाल सकते हैं। इसका व्यापक उपयोग ही इसकी प्रैक्टिकलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। अगर हम स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जाम्पल लें तो अस्पतालों में पेशेंट की सेफ्टी सबसे ऊपर होती है। वहां तो रिस्क मार्जिन ना के बराबर होता है। बिल्कुल। मान लीजिए एक अस्पताल है, वहां अचानक से शहर का पावर ग्रिड फेल हो जाना एक क्रिटिकल रिस्क है, क्योंकि वहां वेंटिलेटर्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बंद हो सकते हैं। सही बात है, जिंदगी और मौत का सवाल है।
तो इस मैट्रिक्स का उपयोग करके अस्पताल का मैनेजमेंट ये तय करता है कि बैकअप जनरेटर्स की टेस्टिंग हर महीने होगी या हर हफ्ते, और उस मेंटेनेंस के लिए कितना बजट रखा जाएगा। और इसका उपयोग सिर्फ अस्पताल तक ही सीमित नहीं है। अगर हम निर्माण या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को देखें तो वहां भी रोज नए रिस्क होते हैं। वहाँ हर दिन साइट पर नए खतरे पैदा होते हैं। क्रेन का गिरना या मजदूरों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। वहाँ खतरों की पहचान और उनका प्रभाव कम करने के लिए साइट मैनेजर्स इस मैट्रिक्स का लगातार उपयोग करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज का क्षेत्र भी है। बैंक और इन्वेस्टमेंट फर्म्स तो रोजाना रिस्क के साथ ही खेलते हैं। उनका तो पूरा बिजनेस मॉडल ही रिस्क पर आधारित है। डॉक्यूमेंट के अनुसार फाइनेंशियल सर्विसेज में इसका उपयोग क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि क्या बाजार में अचानक से क्रैश आने का प्रभाव कंपनी सह पाएगी। हाँ, स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं वो लोग। और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी इसका बड़ा रोल दिखता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ये देखने के लिए मैट्रिक्स यूज करता है कि कौन सी छोटी सी देरी पूरे प्रोजेक्ट की डेडलाइन को महीनों पीछे धकेल सकती है और कॉस्ट बढ़ा सकती है। इन सभी अलग अलग इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स एक बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे की ओर इशारा करते हैं। ये मैट्रिक्स सिर्फ एक टूल या कोई कागजी चार्ट भर नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक पूरी संस्था के अंदर कम्युनिकेशन या बातचीत का तरीका ही बदल देता है। जब हर डिपार्टमेंट, चाहे वो HR हो, फाइनेंस हो या ऑपरेशंस हो, एक ही रिस्क मैट्रिक्स का उपयोग करता है, तो रिस्क कम्युनिकेशन में अभूतपूर्व ट्रांसपेरेंसी आती है। सबका बेसलाइन एक हो जाता है। सब लोग एक ही भाषा बोल रहे होते हैं। जब कोई कहता है कि ये एक क्रिटिकल रिस्क है, तो पूरी कंपनी को तुरंत समझ आ जाता है कि इसका क्या मतलब है और कितनी जल्दी इस पर एक्शन लेना है। ये अनसर्टेनिटी को काफी कम कर देता होगा। काफी हद तक कम करता है, और इसी से संस्थागत लचीलापन, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस कहते हैं, वो मजबूत होता है। तो इस सब का असल अर्थ क्या निकलता है? ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस और ट्रांसपेरेंसी सुनने में काफी शानदार लगते हैं, लेकिन कोई भी संस्था इसे ग्राउंड लेवल पर आखिर लागू कैसे करती है? इम्प्लीमेंट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अगर किसी कंपनी को कल से ही ये मैट्रिक्स बनाना हो, तो शुरुआत कहाँ से होगी? क्या बस मैनेजमेंट के कुछ लोग एक मीटिंग रूम में बैठकर डरावनी बातें सोचना शुरू कर देते हैं? ऐसा नहीं है। दस्तावेजों में एक प्रभावी रिस्क मैट्रिक्स डेवलप करने के लिए कुछ क्लियर स्टेप्स दिए गए हैं। इसको लागू करने की प्रोसेस बहुत ही व्यवस्थित है। तो पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला कदम है ऑपरेशंस, फाइनेंस, कंप्लायंस और स्ट्रैटेजी में संभावित जोखिमों की पहचान करना। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि खतरे कहाँ-कहाँ छुपे हैं। लेकिन एक सवाल है, जो खतरे वाकई में छिपे हुए हैं उनका क्या? मतलब जो इजीली दिखते नहीं हैं। हाँ, कई बार एम्प्लॉयज को ग्राउंड लेवल पर पता होता है कि कोई प्रोसेस फेल होने वाला है, लेकिन डर के मारे या पॉलिटिक्स की वजह से वो मैनेजमेंट को बताते ही नहीं है। ऐसे हिडन रिस्क्स को कोई कंपनी कैसे पहचानेगी? ये एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिकल चैलेंज है, और इसीलिए रिस्क की पहचान केवल एक बंद कमरे की टॉप मैनेजमेंट मीटिंग में नहीं हो सकती। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए संस्थाओं को अनोनिमस रिपोर्टिंग सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं, जहां कर्मचारी बिना किसी डर के प्रोसेस की कमियां बता सकें। इसके अलावा अपने कंपेटिटर्स की नाकामियों का अध्ययन करना भी रिस्क पहचानने का एक अच्छा तरीका है। ये काफी प्रैक्टिकल अप्रोच लग रही है। जब आपने जोखिम पहचान लिए, तो दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आता है इन जोखिमों की संभावना का आकलन करना, यानी इनके घटित होने के चांस कितने हैं। पर ये आकलन होता कैसे है? क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा ना। बिल्कुल, भविष्य किसी को नहीं पता। इसीलिए ये आकलन हिस्टोरिकल डेटा, यानी पास्ट में ऐसी घटनाएं कितनी बार हुई हैं उस पर निर्भर करता है। सिर्फ डेटा पर नहीं, डेटा के साथ साथ विशेषज्ञों के निर्णय, जिसे हम एक्सपर्ट जजमेंट कहते हैं, उसका भी उपयोग किया जाता है। जो लोग सालों से उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी गट फीलिंग और उनका अनुभव यहाँ काम आता है। सही है। और अगला स्टेप? इसके बाद तीसरा कदम है प्रभाव का मूल्यांकन करना। चाहे वो प्रभाव कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर हो, उसकी रेपुटेशन पर हो, या किसी लीगल कंप्लायंस पर हो। उसके बाद उन्हें ग्रिड पर डालना होता होगा। नीति तैयार करना। क्या यहाँ प्रोसेस खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। छठा और शायद सबसे जरूरी कदम है इस मैट्रिक्स की लगातार समीक्षा करना और बदलती परिस्थितियों के साथ इसे कंटिन्यूअसली अपडेट करते रहना। अगर हम इन सभी 6 स्टेप्स को एक साथ जोड़ें, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये कोई एक बार की जाने वाली गतिविधि या वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है।
वन टाइम तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने जनवरी में एक बढ़िया सा ग्रिड बना लिया, प्रिंट निकालकर उसे दीवार पर टांग दिया और फिर दिसंबर तक उसे पूरी तरह से भूल गए। अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो रिस्क मैट्रिक्स का फायदा नहीं उठा रही। अगर हम इसे थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो रिस्क मैट्रिक्स तभी सबसे अधिक इफेक्टिव होता है जब इसे व्यापक रणनीतिक योजना और संस्था के गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स का एक हिस्सा बना लिया जाए। एकदम कोर प्रोसेस का हिस्सा। एक सांस लेता हुआ जीवित हिस्सा। बाजार हमेशा बदलता रहता है, नए रूल्स रोज आते हैं, नई तकनीकें जैसे कि एआई को ही देख लीजिए, वो अचानक से आती हैं और पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख देती हैं। एआई ने तो वाकई काफी कुछ बदल दिया है। इसलिए जोखिमों की नेचर भी लगातार बदलती रहती है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ही ये इंश्योर करती है कि रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो डायनामिक रहे और हमेशा रियलिटी से जुड़ी रहे। तभी संस्थाएं सेफ रहेंगी। सही बात। जो संस्थाएं खतरों का केवल इंतजार नहीं करती बल्कि अग्रेसिवली उनका मैनेजमेंट करती हैं, वो किसी भी अचानक आई बाधा या बाजार की भयंकर इंस्टेबिलिटी का सामना करने के लिए हमेशा बेटर प्रिपेयर्ड रहती हैं। इस पूरी विस्तृत और सच कहूं तो बहुत ही शानदार चर्चा को समेटते हुए हम ये पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि रिस्क मैट्रिक्स सिर्फ एक मैनेजमेंट टूल नहीं है, एक फ्रेमवर्क है। हाँ, ये वास्तव में आज के इस अनिश्चित और काफी हद तक क्रूर बाजार में लंबे समय तक टिके रहने और लगातार आगे बढ़ने का एक मास्टर प्लान है। ये अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज के सही उपयोग, पूरी टीम के बीच बेहतर कम्युनिकेशन और एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो बड़े से बड़े झटके सहकर भी पूरी मजबूती से खड़ा रह सके। एब्सोल्युटली। लेकिन देखिए, इस पूरे ढांचे में हमने जोखिमों को मापने, उन्हें ग्रिड पर रखने और काफी मैथमेटिक्स या लॉजिक के तरीके से हल करने की बात की है। ये सब बाहर से बहुत ही ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक लगता है। सुनने में तो ऑब्जेक्टिव ही लगता है। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है जो शायद इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद पर ही सवालिया निशान खड़ा करता है। वो क्या? इस ग्रिड में संभावना और प्रभाव का आकलन आखिर कर कौन रहा है? एक इंसान ही ना? हमारे सोर्सेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा तो अपनी जगह है, लेकिन अंत में हम विशेषज्ञों के निर्णय यानी इंसानी समझ और एक्सपर्ट जजमेंट पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। हाँ, वो तो है। और जहां इंसान है वहां उनकी भावनाएं, उनके डर और उनके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह यानी ह्यूमन बायसेस वो भी वहां मौजूद होंगे ही। इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जरा सोचिए, किसी मैनेजर को कोई रिस्क अपनी पिछली नौकरी के किसी बुरे अनुभव की वजह से बहुत ज्यादा डरावना लग सकता है, जबकि किसी दूसरे इंसान को वो बिल्कुल नॉर्मल लग सकता है। या फिर किसी प्रोजेक्ट लीडर को अपना प्रोजेक्ट इतना पसंद हो सकता है कि वो अनजाने में ही उसके रिस्क को कम करके आंक लें। ऑप्टिमिज्म बायस जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो क्या इतने लॉजिकल, व्यवस्थित और मैथमेटिकल दिखने वाले इस रिस्क मैट्रिक्स के ग्रिड को कभी भी मानवीय धारणाओं और इमोशन से पूरी तरह मुक्त किया जा सकता है? ये सच में एक गहरा सवाल है। या फिर तमाम डेटा और इन चार्ट्स के बावजूद अनजाने में ही सही, ये ग्रिड भी बस हमारी इंसानी सोच और हमारे अपने डरों का ही एक आईना है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर लीडर को, हर मैनेजर को काफी गहराई से विचार करना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस बारे में विचार जरूर करते रहिएगा।